कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? कहाँ तक कर लिया था? ट्रायंगल कंप्लीट ही तो है शायद, या लास्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? शायद उसका आंसर नहीं बताया था मैंने। कल वाला लास्ट क्वेश्चन ट्रायंगल कंप्लीट है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं अपन। यही था ना लास्ट क्वेश्चन? आंसर बता दिया था इसका या नहीं बताया? कितना आ रहा है? 12 हो गया था कंप्लीट। समझाना है क्या ये? स्मॉलर कितने हैं? स्मॉलर बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5। स्मॉलर ट्रायंगल 5। अब बताओ टू शेप, दो दो आकृति से मिलकर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? चलो पहला नाम बोलो, पहला नाम टू शेप ट्रायंगल का पहला नाम। 1 2 सही है क्या? देखो ट्रायंगल बन रहा है 1 2। इसके बाद 2 3 थोड़ी ना है, नहीं 3 4। 3 4 के बाद बोलो 4 5, मतलब सीक्वेंस से देखो 1 2 2 3 4 4 5 4 5 4 5 के बाद भी है क्या? 5 1 1 2 3 और फिर उसके बाद 4 5 1 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद में 3 शेप बताएंगे। 3 शेप कितने हैं? 3 शेप ट्रायंगल कितने हैं? करो काउंट। 2 3 4। अच्छा 1 2 3 भी तो है ना, तो स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस से ही देखो, स्टार्टिंग से ही देखो 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट बोलो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 के बाद 3 4 5 तो होगा नहीं, है ना? 4 5 1 भी नहीं होगा, 5 1 2 भी नहीं होगा। तो ऐसे सीक्वेंस से हमने देख लिया कितने हैं टू शेप, 2। इसके बाद और दिख रहा है बड़ा, सबसे बड़ा 1। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9, 2 11 और 1 12। 12 ही तो था कल आंसर इसका। चलो तो इस तरीके से ट्रायंगल आपका कंप्लीट है। लेकिन कभी कभी ऐसी आकृति भी आ जाती है जिनका आंसर पहले से फिक्स होता है, मतलब वो अपने आप में अकेली आकृति होती है, जैसे स्टार। ये दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसमें, बाकी फिर ट्रायंगल कंप्लीट है। यानी स्टार में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है और आपकी एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी उसी के आधार पर बनती है, इसलिए ये क्वेश्चन और देख लेना, बाकी फिर कंप्लीट है। 2 तरह के स्टार होते हैं, इनमें आपको ट्रायंगल देखने कितने। एक बार तो काउंट कर लो, उसके बाद याद रखना, क्योंकि स्टार कभी चेंज थोड़ी होगा बाद में, तो ना तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है ना फिर वापस काउंट करने की ज़रूरत है। कितने तरह के स्टार होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? एक तो ऐसा स्टार जिसमें 5 कोने हैं, और एक ऐसा स्टार जिसमें, गिन के तो देखो एक बार, 6 कोने हैं। यानी यहाँ पे कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 कोने वाला है। और इसमें कितने हैं गिनो? 5 कोने हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे आंसर 5 कोने वाले और 6 कोने वाले स्टार का। इसमें एक का आंसर तो है 10 और एक का आंसर है 8। एक का आंसर तो है 10 ट्रायंगल और एक का आंसर है 8 ट्रायंगल। बताइए कौन से स्टार का आंसर 10 होगा, कौन से स्टार का आंसर 8 होगा? अब देखें, कभी कभी जैसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, ज़्यादा कॉर्नर है तो ज़्यादा बनेगा, कम कॉर्नर है तो कम बनेगा। नहीं, ऐसे नहीं। इन दोनों में से इजी क्वेश्चन कौन सा लग रहा है आपको? 6 कॉर्नर वाला। इजी इसलिए
कि इसमें स्मॉलर काउंट कर लिए 6 हैं, छोटे वाले 6 हैं और बड़े बन रहे हैं 2। देखिए एक तो ये बन गया और एक ये उल्टा ट्राइंगल बन गया, 2 बन गए ना, यानी बड़े 2 और छोटे 6, इसलिए आंसर इसका कितना है 8 है। तो जो आपको इजी लग रहा है, जिसको आप काउंट कर पा रहे हैं, उसमें तो याद नहीं भी रहे तो काउंट कर लेंगे, है ना। अब इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है याद करना, 5 कोने वाला, क्योंकि इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 ट्राइंगल इसलिए हो जाएंगे कि मैंने अभी बताया एक का आंसर 8 है और एक का 10 है, तो जब इसका आंसर 8 हो गया तो इसका 10 होना है। अब 10 कैसे हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं, हर बार काउंट नहीं करना। बताइए स्मॉलर कितने हैं इसमें, 5, ठीक है 5 हो गए। कौन से, ये वाले 1 2 3 4 5। अब इसमें आपको देखना बड़े वाले कितने हैं, है ना। तो ये कॉर्नर से बन रहे हैं, जैसे ये भी कॉर्नर से बन रहे थे, लेकिन एक कॉर्नर तो इस तरीके से बना रहा था और एक ये वाला, बस इसके अलावा नहीं थे 2 बड़े। इसमें देखिए सबसे पहले 1 3 बन रहा है कि नहीं, 1 3, और इसी कॉर्नर से दूसरा भी बन रहा है 1 4, यानी 1 3 और 1 4 कितने बन गए, ये 2। सेकंड कॉर्नर से देखना 2 4 और 2 5, 2 4 और 2 5। इसके बाद में थर्ड वाले कॉर्नर से देखना 3 1 का मतलब तो 1 3 हुआ है ना, मतलब ये कॉर्नर यहाँ पे जाके रुक रहा है, तो इस कॉर्नर से तो हम काउंट कर चुके, छोड़ो। इससे देखो 3 5 3 5 3 5, एक ये बन रहा है। अब इस कॉर्नर पे आ जाओ, ये कॉर्नर यहाँ पे जा रहा है, इधर से काउंट कर लिया, ये कॉर्नर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से भी काउंट कर लिया, यानी 0। फिर इस कॉर्नर से देखेंगे 5 2 मतलब 2 5 पहले ही काउंट कर लिया, 5 3 मतलब 3 5 पहले ही काउंट कर लिया, यहाँ से भी 0। तो बड़े वाले ट्राइंगल कितने हो गए, 2 4 और एक 5, इसलिए आंसर यहाँ पे 10 है। तो इन स्टार का याद रखना, क्योंकि स्टार वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में तो आ चुके हैं, कौन से जैसे एसएससी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, रेलवे वगैरह हुआ, उनमें ये खूब आ चुके हैं। और आपकी एग्ज़ाम में क्या है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा कॉपी किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप याद रखेंगे, और इनमें भी याद रखने वाली चीज़ केवल 5 कोने वाले की है, 6 कोने वाले में तो हम काउंट कर भी लेंगे। 2 क्वेश्चन ये लिख लो, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप आपका स्क्वायर पढ़ेंगे इसके बाद। बात नहीं भाई, आपस में अलग अलग बैठा दूंगा, बात नहीं करनी है। लिख लिया। इसके बाद में जो सेकंड टाइप है वो है स्क्वायर। अब जिनकी आज पहली क्लास है, यानी कल नहीं आए थे, वो भूल जाइए कल क्या पढ़ाया था, मतलब आप सेकंड टाइप से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, है ना। सेकंड टाइप का नाम स्क्वायर लिखना। कितनी ट्रिक बताई थी कल आपको मैंने ट्रायंगल में, 2, हाँ ठीक है, बस 2 ट्रिक से रिलेटेड ही, मतलब और भी बन सकते हैं क्वेश्चन तो, लेकिन और ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं आता। कल भी ठीक ठाक लेवल वाले क्वेश्चन हमने देख लिए थे, उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा ही बताया आपको, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन तो इस तरह से थे कि 2 ट्रिक लग रही है, एडवांस भी है, वो भी नहीं पूछे जाते आपके, तो सिंगल ट्रिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, या तो फर्स्ट ट्रिक से रिलेटेड या सेकंड से। टाइप सेकंड हो गया क्या सबका, लिख लिया। ये नेक्स्ट पेज पे चलें। सेकंड टाइप स्क्वायर, सेकंड टाइप स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना। स्क्वायर या वर्ग किसे कहते हैं भाई, स्क्वायर या वर्ग का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री,
स्क्वायर मतलब ऐसी इमेज, ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल हो, चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी आप लिखना मत, अभी है ना, अभी लिखना मत, इसमें केवल काउंट करके बताना कितने स्क्वायर है। तो देखो काउंट कैसे करते हैं, कल भी बताया था, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले स्मॉलर बताइए कितने हैं, 4। फिर बताइए क्या 2 शेप स्क्वायर होंगे, नहीं रेक्टेंगल है। 3 शेप होंगे क्या, नहीं। 4 शेप बताओ कितने हैं, 1, चारों से मिलकर 1 बन रहा है, तो आंसर क्या हुआ 5। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन में और आप काउंट करके बता दो। इसमें भी आप काउंट करके बता दो कितने स्क्वायर है। सत्रह। चलो फिर ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन मुझे। इधर देखो, इसमें बताओ, चलो अभी इसमें बताओ, चलो 9 छोटे और 1 बड़ा। काउंट कैसे करते हैं फिर से बोल देता हूँ, हालांकि जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक मैं आपको यही बोलता रहूँगा काउंट कैसे करते हैं। स्मॉलर कितने हुए बोलो, 9, और फिर उसके बाद बड़ा, कौन सा बड़ा, अरे इधर देखो मेरी तरफ, 4 शेप पहले, उसके बाद बात करेंगे। जैसे ट्रायंगल में कैसे गिन रहे थे, छोटे वाले 2 शेप, 3 शेप, 4 शेप, 5 शेप। अब इसमें 2 शेप तो बनेंगे नहीं, हमें पता है, 3 शेप भी नहीं बनेंगे, तो 4 शेप कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 शेप हो गए 4। इसके बाद अब सुनिए, इसके बाद क्या 6 आकृतियों से मिलकर के स्क्वायर बनेगा, 9 से मिलकर तो बनेगा। तो बिगर यानी बड़ा स्क्वायर तो है, पर कितना बड़ा है, 9 शेप, 9 आकृतियों से मिलकर बनने वाला है। तो आंसर क्या हुआ इसका, समझ गए क्या? अच्छा समझ गए हैं, तो फिर जहां आप आंसर 17 बोल रहे थे वहां आप थोड़ा सा ध्यान से आंसर दो। ठीक है, जहां 17 आप बोल रहे थे वहां आंसर दो। अब पहले तो ऐसे गिने थे, 16 छोटे और 1 बड़ा, हो गए 17। अच्छा अब आपने ये देखा है कि 16 छोटे 1 बड़ा 17 तो है, पर वो 4-4 वाले नहीं गिने, क्योंकि इसमें मैंने याद दिलाया आपको 4-4 वाले। लेकिन 4-4 के बाद फिर 9 शेप भी तो बनेंगे इसमें। देखो चलो इधर देखो ध्यान से, 16 तो छोटे हो गए हैं ना, और आप बताइए 4 वाले 4 शेप, 4 से मिलकर कितने बनेंगे, 6 या 9 या 4? देखो इधर 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 और 9, और 9 शेप कितने हैं इसमें, 9 आकृति वाले। देखो 1, 2, 3 और 4, और फिर उसके बाद क्या 12 से मिलकर बनेगा क्या, नहीं। एक साइड 4 की और एक 3 की ही अगर है तो चारों साइड इक्वल कहाँ हुई, 16 से मिलकर बनेगा। 1, 16, 9, 25, 4, 29 और 1। अगर हम काउंट करें तो ये 30 काउंट करने में भी पसीने आ जाते हैं। क्वेश्चन इससे भी बड़ा एग्जाम में आपका नॉर्मली एसआई वगैरह में अभी रिसेंटली आया है, ठीक है, और आपकी एग्जाम में सेम देख लेना आप, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो नियरेस्ट रिसेंटली कोई एग्जाम में आए हों। अब इससे भी बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या काउंट कर पाएंगे, नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप काउंट ही तो करते हैं। अब एग्जामिनर वही चीज़ चेक करता है बस आपसे
कि आप अगर रीजनिंग पढ़े हैं तो टेक्निक पता होगी, आंसर निकाल लोगे। नहीं पढ़े हैं तो कोशिश तो करोगे, आंसर तो खैर मुश्किल ही आएगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन के बराबर टाइम और खर्च हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको टेक्निक पता है ना रीजनिंग में, मैथ्स में, तो आपको 10 सेकंड में ही पता चल जाएगा क्वेश्चन को देख करके। और फिर भी आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आप क्वेश्चन से ज़बरदस्ती करेंगे तो या तो टाइम खाएगा या आंसर गलत करेगा, ये फिक्स है। 2-4 क्वेश्चन इसीलिए आते हैं। किस लिए आते हैं? रैंक के लिए नहीं, रैंक तो सेकेंडरी वाली चीज़ है, स्कोरिंग के लिए नहीं है, वो तो सेकेंडरी है। आपका पेपर खराब करने के लिए है मेन तो वो, जिससे उनमें फंस जाएं। पहली बार जब हमें एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो छोड़ो, लेकिन जो ये मैथ्स हुई, रीजनिंग हुई, या जो भी आपके जीके हुआ, ये आते इसीलिए हैं। जो बिगिनर्स है, जो पहली बार मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अपने पेपर को किस तरीके से ख़राब कर सकते हैं, यानी वो कंपटीशन वाली रो में से कैसे हटाए जा सकते हैं। पढ़ाई करी है तो उसी रो में रहेंगे, नहीं तो वो अलग अपने आप ही हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी है एग्जामिनर की। तो इसमें देखिए आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो जो मैंने पढ़ाया है ना, उसको बस देख लेना। आप कहाँ देखेंगे? अपनी नोटबुक में। अब हम क्या करते हैं, जैसे पढ़ते हैं उस टाइम पे ये सोचते हैं बस ठीक है आ गई समझ में, मुझे पता 8 दिन बाद में पूछूंगा, नहीं आई कुछ भी, सब डिलीट है आपके माइंड से, क्योंकि आप प्रायोरिटी पे अपनी सब्जेक्ट को रखते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अभी आपकी सब्जेक्ट वाली क्लास होती ना, तो जो आपकी संख्या है वो इतनी नहीं रहती शायद, और बढ़कर ही होती और स्टूडेंट्स हो। जैसे कल थे, कल आप 10, 15, 20 जने ही थे। वो इसलिए कि सब्जेक्ट का मामला है तो पढ़ना है, नहीं तो आगे वाली चीज़ें और नहीं समझ में आएंगी। और इसमें तो ये है कि मैथ्स वाली या रीजनिंग वाली जिस दिन क्लास लगेगी उस दिन पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, आ जाएंगे तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात ऐसी है नहीं है, बाद में देख लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे। आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे देख लेंगे, फीस हमने जमा करवाई है, हमें ऑनलाइन एक्सेस भी मिला है, उसमें देख लेंगे। अब उसमें तो क्या होगा, आज जो 4 घंटे में चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो रिवीजन के टाइम पे 4 घंटे में ही पूरी होगी। और आप पक्की बात है, अगर आपकी एग्ज़ाम 2 दिन बाद है तो आप रीजनिंग को, मैथ्स को एक टॉपिक के लिए 4 घंटे देंगे ही नहीं। स्पीड डबल कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो भी मामला नहीं बैठेगा। आज आप पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे 10 मिनट एक्सरसाइज बहुत है आपको एक टॉपिक के लिए, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को बहुत स्लोली तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, उसमें टेक्निक बता रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे का मामला 2 घंटे में ही अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब लिखा हुआ है ना तो हल्का सा देखना, ट्रिक वगैरह रह जाती है माइंड में। 2-5 क्वेश्चन का तो कई तो ऐसे मैं रियल बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दिख जाएंगे, कई तो आप आंसर ही लिख दोगे सीधा ही, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ना। तो इतने टॉपिक तो ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन 4-5 ही है। कुछ तो क्वेश्चन में इतने प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो वो प्रैक्टिस की वजह से हमें आंसर याद रहता है। जैसे यही क्वेश्चन है, हर बार मैं पूछूंगा आपसे, अभी कई तरीके से पूछूंगा, आप इसमें बिना गिने बोलोगे 5 ही तो बोलोगे, 4 छोटे हैं और 1 बड़ा है, पर आप हर बार डिवाइडेशन नहीं करोगे कि 4 छोटे 1 बड़ा है, हर बार बोलोगे 5 है। ठीक है, अब ये 5 निकालने का आंसर, निकालने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे आंसर। 5 आंसर है, अब ये 5 आंसर अपन कैसे निकाल रहे हैं, रो कॉलम पे नंबरिंग करेंगे। कॉलम मतलब ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4, समझ गए। कॉलम पे नंबरिंग हो गई, अब रो में नंबरिंग करनी है 1 2 1 2। रो मतलब ओरिजेंटल लाइन, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन। तो यहाँ ओरिजेंटल लाइन 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक रो कॉलम पे नंबरिंग कर लेंगे। अब आपको क्या करना, लास्ट वाली रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। बताइए लास्ट वाली रो कौन सी है, 2, और लास्ट वाला कॉलम 2, 2 × 2 कितना हुआ, और 1 × 1 आंसर बिना काउंट किए आ गया। 2 × 2 4, 1 × 1 1, 4 + 1 5। इसमें भी ऐसे ही देखना, 3 × 3, जिस सीक्वेंस से आपने काउंट किया था ना उसी सीक्वेंस से आंसर आएगा। 2 × 2 4 और 1 × 1। अब देखिए जैसे मैंने ये ट्रिक बता दी कि ऐसे कर लेना भाई, पर फिर भी कुछ जने जब आंसर लिख रहे होंगे या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर कैसे निकाल रहे होंगे, 1 × 1
2 × 2 3 × 3, जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ 3 × 3 2 × 2 1 × 1। अब आप कहेंगे क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क आगे समझ में आएगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन लास्ट से करवाना है। लास्ट रो 4 है और लास्ट कॉलम 4 है। 4 × 4 कितना हुआ बोलो? तो 4 × 4 मतलब लास्ट वाले को जब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब स्मॉलर आ गए, काउंट नहीं करने। सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 4 शेप वाले आ गए। और 2 × 2 यानी थर्ड लास्ट को थर्ड लास्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 9 शेप आ गए और ये 16 शेप आ गए, और ये आपका आंसर। तो अब हमें यहाँ पे 4 शेप, स्मॉलर, 9 शेप ये नहीं काउंट करने, केवल आंसर निकालना ट्रिक से ही। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लिख लेना, और रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है फिर मैं वो लिख रहा हूँ, उसका आप आंसर निकालना। 3 क्वेश्चन लिख लो, ये है ना, लिखना जरूर आप, क्यों रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। लिख लिया क्या? चलो देखो, अब अगला जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपके लिए तो शायद पॉसिबल नहीं है लिमिटेड टाइम में आप बिना ट्रिक से आंसर निकाल लो। ये क्वेश्चन अभी एसआई वाली एग्जाम में आया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने काउंट करके आंसर निकाला। तो जिस तरह से आप आंसर देखते हैं ना कि 25 छोटे 1 बड़ा, ऐसे आंसर निकालते, ऐसे भी ऑप्शन दिखते हैं हमें, ऐसे भी ऑप्शन में आ जाते हैं। तो काउंट करके तो पॉसिबल नहीं है, इससे भी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आप देखेंगे, जो एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं वो अपन प्रैक्टिस ज़्यादा इसलिए करते हैं, आंसर याद रह जाते हैं। तो आंसर निकालो सभी। अभी तो मेरे हिसाब से सबका आंसर सही आना चाहिए इसमें। सही जोड़ लो, गुणा तो सही किया है, जोड़ गलत कर दिया। कितना? 59, 69। तुमने गुणा गलत कर दिया। 50, 55, 55 आ गए। अच्छा, ये कौन सा आपने
कौन सा तार कहाँ जोड़ दिया जिसका 59 आंसर आ रहा है? देखो इसमें भाई इधर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये जो कनेक्शन है ना इसमें, इसका ध्यान रखना। सेकंड लास्ट को लास्ट से, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से, थर्ड लास्ट को थर्ड लास्ट से, फोर्थ लास्ट को फोर्थ लास्ट से, और इस तरीके से आपको है ना, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कराने। सॉरी, ठीक है। 45 किसका आंसर आ रहा था? अच्छा देखो, जैसे यहाँ हमने देखा 16 और 9 कितने हुए? 25। तो 25 25 50 तो ऐसे ही हो गया है ना, और 5 ये हुए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नॉर्मली आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट ट्रिक लगा करके आंसर निकालें। अब इसमें थोड़े से हम एक स्टेप वाले देखेंगे, आगे वाले देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिससे आप आंसर निकालते समय, मतलब ट्रिक नहीं भी याद आ रही है तो आंसर काउंट करके भी निकाल लें। क्या हुआ? पढ़ के आ रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, आगे क्या क्लास में कौन है भाई? आगे क्लास में बस जब जागो तब सवेरा। अब लिख लो इसको पहले, तो अभी बता रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं। अभी आए हो क्या तुम? कितना रहा है? 5 है ना। अब देखो, क्योंकि रो कॉलम इक्वल है, अब मैं इसमें एक कॉलम बढ़ा रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। पहले तो ट्रिक लगाओ एक बार। चलो देख लो आप, मतलब मैं कोई क्वेश्चन आपको इसलिए देता हूं कि थोड़ी दिक्कत आए। अब आपको यही समझ में नहीं आता कि दिक्कत क्या है इसमें, समझो। इसमें दिक्कत ये है कि मैं ट्रिक से अगर आंसर निकालूं ना, तो ट्रिक लगाने में दिक्कत ये आ रही है, पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में रो और कॉलम क्या थे? इक्वल थे। रो कॉलम इक्वल थे, यानी जैसे 5 रो है तो 5 ही कॉलम है। पिछले क्वेश्चन में 4 रो है तो 4 ही कॉलम है। यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 3, और रो कितनी है? 2। अब इसमें ट्रिक जो बताई गई थी वही लगानी है। लगानी किस तरीके से है ये समझना है। यानी मैं लास्ट वाली रो को, यही तो बोला था, लास्ट वाली रो कौन सी है? 2, और लास्ट वाला कॉलम 3। तो मुझे मल्टीप्लाई कराना है 2 इंटू 2 नहीं, लास्ट रो इंटू लास्ट कॉलम, और सेकेंड लास्ट इंटू सेकेंड लास्ट, 1 इंटू 2। अच्छा देखिए, जब भी मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा रो कॉलम को, तो उसमें पेयर बनाऊंगा रो और कॉलम का। तो लास्ट को लास्ट से, सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट से। अब इस कॉलम का कोई पेयर बन रहा है रो के साथ, तो इसको छोड़ देना है। हमेशा स्क्वायर गिनने के लिए आपको पेयर बनाने हैं, और पेयर जिसका नहीं बने उसको छोड़ देना है। 3 इंटू 2 6, और 2 इंटू 1 कितना? आंसर क्या हुआ? 8। लेकिन अगर मुझे काउंट करना होता तो मैं यहाँ काउंट करता, 6 तो छोटे वाले हो गए ना। छोटे वाले कितने हो गए? 6। और 2 से मिलकर तो बनता नहीं, 4 से देखेंगे। 4 से 1 ये बन रहा है, और 4 से 1 ये बन रहा है। कितने हो गए? 2। अब बताओ क्या 6 आकृति से मिलकर बनेगा? नहीं। इसलिए काउंट करने पर आंसर क्या है? 8। और ट्रिक लगाएं तो ट्रिक में भी आंसर क्या है? 8। रो कॉलम वैसे तो इक्वल होंगे आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन दिया गया होगा, पर रो कॉलम इक्वल नहीं भी हो तो ट्रिक हमने कोई चेंज नहीं करी, सेम वही ट्रिक है, उसी ट्रिक से हम आंसर निकाल रहे हैं। तो अभी जैसे पहले कॉलम ज़्यादा थे रो कम थी, अब मैं कॉलम कम और रो ज़्यादा लिख रहा हूँ, है ना। और ये जो आकृतियाँ आप गिन रहे हैं ना भाई, अब वैसे समझ में आ गया होगा कि मैंने ये 2-3 क्वेश्चन बताए हैं
तो इसमें पूछ क्या रहा हूँ, स्क्वायर। स्क्वायर काउंट कर रहे हैं हम इसमें, है ना, स्क्वायर। जैसे मैंने बोला छोटे कितने हैं, तो छोटे क्या, स्क्वायर, चार चार आकृति वाले स्क्वायर, स्क्वायर काउंट कर रहे हैं हम, है ना। स्क्वायर के लिए ये ट्रिक हो गई आपकी। इस ट्रिक से आंसर निकालो एक बार। आंसर क्या आएगा, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी भाई, इसमें आराम से निकल। हाँ, लिखते हुए भी चलना। हो गया, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4, लास्ट को लास्ट से 4 इंटू 3 कितने हुए, काउंट करने पर भी तो 12 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा ही पता चल जाएगा कि छोटे वाले 12 है। फिर सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से 3 इंटू 2 कितने हुए 6, कौन से हैं 4 शेप, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर थर्ड लास्ट को थर्ड लास्ट से 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, है ना। और ये 2 कौन से हैं, 9 शेप, देखो 1 और इसके बाद में ये 2। अब इसका पेयर नहीं बना, कॉलम और रो का लास्ट से स्टार्ट करने पर जो बच जाए, रो बच जाए चाहे कॉलम बच जाए, उसको छोड़ देंगे। तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 20, ठीक है। कोई कंफ्यूजन भाई किसी के? एक और लास्ट, कितना 90, क्योंकि पेयर इसमें बनेगा 4 10 और 3 9, है ना। बस ये गलत मतलब उसमें देख लेना, सीक्वेंस होना चाहिए 2 8 और 1 7, है ना। 10 9 8 और 7, 4 पेयर बनेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले 4 3 2 1 से 10 इंटू 4 40, 9 3 27, 8 2 16, 16 और 7 23, 23 और 27 50, 50 और 40 90। क्लियर है स्क्वायर? अब बात करें और लेवल, जैसे आगे अप लेवल कौन सा हो सकता है, तो उसमें वैसे ज़रूरत नहीं है, पर आपको लग रहा है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया और थोड़ा सा सीख ले तो बढ़िया है, तो बोलो। चलो एक क्वेश्चन और दे देते। अभी तो वो देखना अदर है कि अलग क्या है, देखना। यही तो पहचानना होता है कि अलग क्वेश्चन होगा
पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में आप समझना, आंसर निकालना अगर समझ में आए तो। क्या क्या हुआ? मेरे ऊपर छोड़ रहे हो? चलो तो देखो, मैं वापस इसको आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, एक बार समझ लो। इसमें बताओ कितने हैं, इसमें कितने, इसमें स्क्वायर कितने हैं? 5 है कि नहीं है? अगर मैं एक और स्क्वायर ऐसा बना दूं इसमें तो 5 और बढ़ जाएंगे कि नहीं? कितने हो गए? 10 हो गए। बिल्कुल इजी है ना इसमें तो काउंट करना। एक और बना दूं तो 15 और एक और बना दूं तो 20 तो हो गए ये। अब बताओ, मैं अगर ये डायगोनल लाइन, तिरछी लाइन लिख रहा हूं तो इससे स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इससे स्क्वायर बनेगा क्या कोई? नहीं बनेगा। इसके स्क्वायर बनेगा? नहीं। इससे भी स्क्वायर नहीं बनेगा। 3D में जरूर लगेगा ये दिखने में, पर स्क्वायर आकृति कभी भी 3D नहीं होती है। अब आप इसको सेंटर की तरफ से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि 3D वाली आकृति है जिसमें राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे अलग अलग है। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, ये स्क्वायर बनाएंगी ही नहीं। अच्छा चलिए, ये स्क्वायर नहीं बनाएंगी तो स्क्वायर केवल ये बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। एक में तो 5 है, 6 में कितने होंगे? 10 सेकंड में आंसर। क्लियर है कि नहीं बोलो? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन कोई अलग से तो है नहीं है, वही पैटर्न है जो आपने सीखा है अभी, बस इसमें कंफ्यूज कर। हाँ बोलिए। क्या? देखो, पहले तो स्क्वायर का मतलब समझना है। स्क्वायर का मतलब क्या है, आ गए समझ में? हो गया क्वेश्चन। कभी कभी हम गिनते गिनते भूल जाते क्या गिनना है ना? तो ध्यान तो रखना ही है, स्क्वायर गिनना है। दोबारा बताएं? ये लो भाई, दोबारा पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें मुझे बताओ, इसमें कितने स्क्वायर है? केवल इसमें बताओ। 5। अब मैंने अगली आकृति, सुनिए, इसमें 5 है, मैं अब अगली आकृति ये बोल रहा हूँ, समझना। इसमें कितने हैं? 5 और हैं। यानी पहले येलो वाले में 5 थे, अब ब्लू वाले में भी 5 हैं। फिर मैं इसमें और एक आकृति देख रहा हूँ, ये वाली। अब इसमें बताना कितने हैं? वही 5। फिर इसके बाद में मैं और अगली आकृति में देखूंगा, इसमें कितने हैं? अच्छा, इन लाइन को तो कॉमन रखना है ना, 5। तो जब एक में 5 हैं तो ये बस गिन लो बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5 6। एक में 5, 6 में 30। ठीक है। इन लाइन से कोई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको यूज नहीं करना, ये कंफ्यूज करने के लिए है। चलिए अब आप लिखो नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3, रेक्टेंगल। यानी कि आयत। अच्छा, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? जैसे स्क्वायर का मतलब आपने बोला जैसे चारों साइड इक्वल हो, स्क्वायर। और रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड, आमने सामने। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने वाली भुजा समान हो, है ना? तो वो चीज़ याद रखते हुए रेक्टेंगल बताने हैं।
कितने हैं इसमें? देखो इधर, पहले समझ लो रेक्टेंगल का मतलब क्या है ना। हमारा ध्यान क्या आंसर देने पे होता है, क्यों? एग्जाम में नहीं है ऐसा। जिस तरीके से अभी आंसर दे रहे हैं ना, वैसे आंसर एग्जाम में नहीं निकाल। एग्जाम में तो एक बार में सही आंसर आ गया ना, गलती से एक ही बार में सही आंसर आ गया तो भी आपको अपने आप के ऊपर शक हो जाता है, इतनी जल्दी मेरे से कैसे आ गया। तो फिर भी आप सोचते हैं खूब। तो जो क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं हो, उस क्वेश्चन का आंसर इतनी स्पीड से नहीं आ सकता है एग्जाम में जितनी स्पीड में आप आंसर दे रहे हैं। पहले प्रश्न समझना है और उसमें रेक्टेंगल काउंट करने। स्मॉलर रेक्टेंगल कितने हैं? छोटे आयत 4 है ना, 4। फिर टू शेप देखेंगे। अब हम जानते हैं स्क्वायर तो नहीं बनते टू शेप, लेकिन इसमें 2 से मिलकर कितने स्क्वायर बनेंगे? अब जैसे कुछ जनों का 2 आ गया ना, आया 2, तो वो भी अभी इसी जल्दबाजी में है कि आंसर क्या है, टोटल कर रहे हो। लेकिन जब हम यहाँ काउंट कर रहे हैं ना, तो 2 तो ये ठीक है, ये बना लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप माइंड में सेट कर लो कि अब नहीं बनेंगे। अभी हॉरिजेंटल है 2, 1 और 1 2, उसके बाद में 3 और 3 के बाद में 4। नहीं आया समझ में? दोबारा बताऊं। 2 आकृति वाले, 1 और 2, 3 और 4 है 4। 3 आकृति से मिलकर तो नहीं बनेगा, पर चारों से मिलकर तो बनेगा ना। कितने? 1 है पूरा। तो आंसर बोलो। पर हमने क्या है वो स्क्वायर फिक्स कर लिया था, 5 था उसमें आंसर। तो बोला इसमें भी क्या फ़र्क है, इसमें भी होगा 5, पर इसमें 9 है ना। चलिए अब आपको रेक्टेंगल का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि समझदार आदमी के लिए 1-2 बार ही बोलने की ज़रूरत है और आप सब समझ गए। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर निकाल के देखो, एक बार आप खुद ही कर लो। चौदह। सीक्वेंस से बताओ, चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। छोटे कितने हैं? आप छोटे बता दो। 6। ठीक है, एकदम सही है सबका। और 2 शेप 2 से मिलकर, ये नहीं पता है क्योंकि टोटल पे ध्यान था हमारा। 2-2 वाले कितने हैं? 3 है या 4 है या 7 है? 7। 3 तो ऐसे ही हो गए, देखो 1 2 3, और उसके बाद में 4 5 6 और 3-3 वाले कितने हैं? 3-3 वाले 3 कैसे हो गए भाई? मेरे तो 2 ही आ रहे, देख लो। 3 आकृति वाला एक तो ये बन गया है ना, और एक इसके नीचे वाला बन गया है ना, 2। उसके बाद 4-4 वाले बताओ। ये भी 2 हैं। 4 आकृति, स्टार्टिंग वाली 4 और फिर ये लास्ट वाली 4। कितने हो गए? 5 से मिलकर बनेगा नहीं, पूरा कंप्लीट बनेगा 6 शेप। 6 से मिलकर पूरा एक कंप्लीट, वो भी तो रेक्टेंगल है। कितने हो गए टोटल? ये 18। अब ध्यान से सुनो एक बार, है ना, लिखना कुछ नहीं है अभी। 18 है ना आंसर। एक छोटे से क्वेश्चन में जब स्क्वायर काउंट कर रहे थे तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पर वहाँ ट्रिक मिल गई हमें, ट्रिक से आंसर निकालने। लेकिन जब हम स्क्वायर काउंट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो रेक्टेंगल काउंट तो पॉसिबल ही नहीं है। रेक्टेंगल काउंट कर लो, क्योंकि इसमें आंसर 400 450 तक भी जाता है।
जो क्वेश्चन पूछ लिए एग्जाम में उसमें 400 और 450 भी आंसर है। तो वहाँ पर भी यही है कि बस आपको ट्रिक पता है तो कर सकते हो। अगर आप काउंट कर रहे हो इसका मतलब आपने क्वेश्चन वो पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसमें कैसे आंसर निकालना है, यहाँ पे भी रो कॉलम में नंबरिंग करनी है, 1 2 1 2 3 1 2, ठीक है। स्क्वायर में भी नंबरिंग और रेक्टेंगल में भी नंबरिंग। अब यहाँ जो आपने रो में नंबरिंग की है उसका सम, यानी कि पंक्तियों का योग, या मैं कहूँ रो में जो नंबरिंग लिखी है उसका सम योग कितना है, 3, 1 और 2 3, और इनको भी जोड़ो 3। बस सम ऑफ कॉलम इनटू सम ऑफ रो, स्तंभ का योग और पंक्तियों का योग जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9। अच्छा ये 3 कहाँ से आया, समझ में आ गया क्या? जो आपने रो कॉलम में नंबरिंग की है उस नंबरिंग का सम है ये। अब मुझे बताओ कॉलम की नंबरिंग का सम कितना होगा, 6, और रो में जो नंबरिंग किया उसका सम बस 3 इंटू 6 18, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ट्रिक के साथ में लिख लेंगे। अब क्या हुआ, अच्छा इसकी ट्रिक लिख लेना आप भले, सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ रो। अच्छा सम ऑफ रो का मतलब रो की जो नंबरिंग है उसका सम है ना, ऐसा नहीं कि 2 रो है 2 3, 2 कॉलम है 2, कॉलम और रो में जो नंबरिंग है उसका सम करना है, सम ऑफ रो इंटू सम ऑफ कॉलम। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो का मतलब होता है पंक्ति, तो पंक्तियों का योग, योग यानी सम, तो जो नंबरिंग है उसका सम, और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, स्तंभ का योग। कैसे भी लिख लो जैसे आप समझ पा रहे हो। हो गया। हालांकि इसमें उतने कंडीशनल क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जैसे स्क्वायर में कंडीशनल होते हैं ना, इसमें कंडीशनल बनते नहीं है। रीजन क्या होता है, इसमें तो वैसे ही बहुत संख्या है, रेक्टेंगल्स काउंट करें तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें वैसे ही कई सारे आ जाते हैं। तो बस ट्रिक याद हो सीधा हम आंसर निकाल सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन करके देख लो, इसमें एक ही ट्रिक है बस, स्क्वायर में भी एक ट्रिक है और इसमें भी एक ही ट्रिक है। ट्रायंगल में 2 ट्रिक आपको बताई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रो, इसमें 6 है ना, नंबरिंग से आपको पता चल जाएगा कितनी लाइन है ये, बाकी वैसे काउंट करने में हो सकता है काउंट नहीं हो पाए।
हो गया। सम ऑफ रो 21, सम ऑफ कॉलम 15, 15 इंटू 21, 315 रेक्टेंगल है। अब मैंने सीधा एक ही क्वेश्चन लिख दिया बड़ा, है ना। अब कई सारे जैसे छोटे क्वेश्चन करवाता आपको, सेम तरीका है, इसमें कोई अलग से है नहीं। हो गया रेक्टेंगल कंप्लीट। क्या एडवांस और दें? चलो तो अभी एडवांस है, लेकिन छोटा ही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसमें, है ना। छोटा क्वेश्चन है जिससे काउंट भी करवा सकूं। निकालो रेक्टेंगल। हाँ, नाइन। आंसर 9 भी सही है और 4 भी सही है। अब इसका मतलब समझो पहले। देखो, केवल मतलब मैं अगर जैसे आप 4 बोल रहे थे ना, तो 4 तो है ओनली रेक्टेंगल, और आप 9 बोल रहे हैं, तो आप तो किसी भी आधार पर नहीं बोल रहे, केवल रेक्टेंगल की ट्रिक लगा ली आपने, तो है ना। रेक्टेंगल की ट्रिक लगाई है आपने, जिसमें आंसर आ रहा है 9। उस 9 का मतलब है रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर। वो आपने अगर स्क्वायर में रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगाई है ना, रेक्टेंगल वाली ट्रिक किसके अंदर लगाई है? स्क्वायर में। तो रेक्टेंगल तो आएंगे ही, पर साथ में स्क्वायर भी आएंगे, क्योंकि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होते हैं। ये बात नहीं समझ में आई, ध्यान से समझना है इसको एक बार। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। स्क्वायर भी क्या होते हैं? रेक्टेंगल। मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होते हैं, पर अब आपका मन मान रहा है या आपकी नॉलेज मान रही है क्या कि स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं? स्क्वायर का मतलब क्या है? चारों साइड बराबर हो। और रेक्टेंगल का मतलब अपोजिट साइड। अच्छा, रेक्टेंगल जब स्क्वायर में चारों साइड बराबर है तो आमने सामने बराबर नहीं होगी? जब स्क्वायर में चारों साइड बराबर है तो आमने सामने की साइड बराबर नहीं होगी क्या? बात वो हो गई कि जब 12th पास है तो 10th पास तो होगा ही, तो 12th पास को भी हम 10th पास बोल सकते हैं कि नहीं? इसलिए स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल जब पूछे, नहीं आई बात ये समझ में जो लास्ट में बोली? आ गए? तो अब इस क्वेश्चन पे ही आते हैं सीधा। इधर देखो, चलो मैं काउंट कर रहा हूं अभी, है ना, काउंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं इसमें काउंट कर रहा हूं। स्क्वायर तो 5 है कि नहीं है? बोलो, स्क्वायर 5 है, 4 छोटे 1 बड़ा। और ओनली अगर रेक्टेंगल पूछा है तो ओनली रेक्टेंगल अभी मैं काउंट कर रहा हूं। 1, है ना, सिंगल सिंगल तो स्क्वायर थे इसलिए 2 शेप, 1 2 3 और 4, और पूरा बड़ा जो है स्क्वायर है वो इसमें काउंट हो गया है। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा है तो 4 है, पर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक अपने आप ही आप बनाओगे, समझना। स्क्वायर तो 5 है ना। अगर मैं इसमें रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगाऊं तो 1 + 2 और 1 + 2 कितना आया? 3 × 3। मैं रेक्टेंगल की ट्रिक कहाँ पे लगा रहा हूँ? स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर ट्रिक लगाई मैंने रेक्टेंगल वाली, तो रेक्टेंगल बताए जा रहे हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग कितने? 9। ट्रिक के अकॉर्डिंग स्क्वायर में रेक्टेंगल 9 आ रहे हैं, पर हमारा 9 आंसर कब आ रहा है? जब इन दोनों को जोड़ लें। स्क्वायर के अंदर अगर आप रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगाओगे तो उसमें टोटल रेक्टेंगल आएंगे आपके, और टोटल रेक्टेंगल का मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों होता है। रेक्टेंगल का मतलब, टोटल रेक्टेंगल का मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब वो दोनों आ जाएंगे इस आकृति में। अगर रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगा रहे हो तो वो दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया ना कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, सुनिए, ओनली रेक्टेंगल अभी तो गिनकर निकाला था 4, अब बिना गिने कैसे आएगा? हमने रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगाई जिससे दोनों आ गए।
स्क्वायर वाली ट्रिक से स्क्वायर आ गए, कितने हैं स्क्वायर? 5। जब ओनली रेक्टेंगल पूछा हो तो जो टोटल जो आपका आंसर है उसमें से स्क्वायर लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ओनली या टोटल। तो टोटल तो हमारा ट्रिक से आ ही रहा है, रेक्टेंगल वाली ट्रिक से टोटल रेक्टेंगल आ ही रहा है, 3 इंटू 3 9। मैं इसको टोटल रेक्टेंगल बोल रहा हूं, लेकिन फिर से समझ लो टोटल रेक्टेंगल का मतलब क्या है? स्क्वायर और दोनों। कैसे भाई? स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। कैसे होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर, और स्क्वायर में जब चारों साइड बराबर है तो आमने सामने भी बराबर होगा कि नहीं होगा? जब स्क्वायर में आमने सामने भी बराबर होगा तो स्क्वायर भी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर भी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। ये रेक्टेंगल पूछे टोटल तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों निकालने हैं, और दोनों निकालने का तरीका वही है जो रेक्टेंगल निकालने का है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझना, मुझे सीक्वेंस वाइज आंसर देना। जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें स्क्वायर निकालना। ट्रिक पता है स्क्वायर की आपको? निकालो स्क्वायर कितने हैं। तीन इंटू 3 2 इंटू 2 1 इंटू 1। 3 इंटू 3 2 इंटू 2 1 इंटू 1। आंसर बोलो स्क्वायर है क्या? ये आ गया स्क्वायर का। तो अगर आपसे पूछे टोटल, या टोटल नहीं भी दें, आपसे पूछे रेक्टेंगल कितने हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगा लेनी है। रेक्टेंगल वाली ट्रिक क्या है बोलो? कितने हो गए? 36 हो गए कि नहीं हो गए बोलो? पर आप ये समझ जाना कि ये जो 36 है ना, ये ओनली रेक्टेंगल नहीं है, टोटल रेक्टेंगल है, इसमें स्क्वायर भी शामिल है। ये ध्यान रखने वाली बात है बस, क्योंकि गलती से पूछ लिया ओनली रेक्टेंगल, वैसे आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। आप तो सीधा ध्यान रखना, रेक्टेंगल पूछ रहा है रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगा लो, और स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर वाली ट्रिक लगा लो। ओनली रेक्टेंगल का आंसर अब आप वैसे दे सकते हैं। बताओ ओनली रेक्टेंगल कितने आ रहे हैं? 22। क्योंकि वो 36 में से हमें पता है इसमें स्क्वायर भी है, इसलिए 36 में से ये स्क्वायर 14 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जो भी एडवांस क्वेश्चन बनेगा या जो भी बनेगा आप निकाल लेंगे, कर लेंगे। ठीक है। ये 3 टाइप हो गए, और एक क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा हूँ जिसमें ये तीनों क्वेश्चन हैं, यानी स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, और कल वाला जो टाइप पढ़ाया है ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल भी है। तीनों जोड़ के बता दो जिससे कि तीनों का मिक्स क्वेश्चन भी हो जाए और तीनों टाइप क्लियर भी हो जाए। और फिर इसके बाद में 4th टाइप बताऊंगा, जो अभी ऐसा टाइप जो अभी रिसेंटली जो मार्च निकला है ना, मार्च के बाद वाली एग्जाम में ही आ रहा है। एक क्वेश्चन है ये, जिसने कंप्लीट मतलब कल वाली क्लास भी ली है ना, वो तो सभी कर पाएंगे, क्योंकि मैं ट्रायंगल भी पूछूंगा तो ट्रायंगल वाली ट्रिक इसमें लगानी है। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल तीनों जोड़ के बता दो। पहले अलग अलग निकाल पाएंगे तभी हम तीनों को जोड़ पाएंगे। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल ही निकालना है बस, जो आज केवल आज की क्लास में है
उनको स्क्वायर और रेक्टेंगल ही निकालना है। थर्टी थ्री। रेक्टेंगल भी हो गए, इसमें स्क्वायर भी हो गए। स्क्वायर कितने आ रहे हैं? अंदर और है 2। दिख गए? नहीं दिखे? दिख गए ना, बस हो गया आंसर। कितना? 37। तुमने स्क्वायर को रेक्टेंगल में और काउंट कर लिया, एक बार और कर लिया काउंट। पहले ट्रायंगल बताओ कितने हैं, बोलो। ट्रायंगल कितने हैं? कल बताया था 28। ठीक है, 28। 28 कैसे है ये पूछने की जरूरत थोड़ी है जिन्होंने कल क्लास ली है। नहीं, 8 8 16 और 8 24। फर्स्ट सेकंड से 2, सेकंड थर्ड से 2, यानी 24 4 28। ठीक है, इसको तो हटाओ, है ना। स्क्वायर कितने हैं? अब स्क्वायर तो काउंट करो, आज की ही क्लास का है। कितने आ रहे स्क्वायर? नहीं आ रहे स्क्वायर तुम्हारे, 3 आ रहे हैं। 3 तो आने ही चाहिए, जो है, जो दिख रहे हैं क्लियरली वो तो अब तुम कहोगे ट्रिक कैसे लगाएं, तो ट्रिक की ज़रूरत तब पड़ती है जब बहुत बड़ा आंसर हो। यहाँ पर तो 1 2 और 3। अब जो मैंने ये हाईलाइट किया है, ये पार्ट जो हाईलाइट किया है, इसमें कहाँ ट्रिक लगाएं? 1 2 3, 1 1 गुणा 3 3, ये लो लगा लो ट्रिक भी, पर ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। 3 तो हो गए ना, 3 तो हो गए। 1 2 3 और 4 5, बोलो। जब स्क्वायर बनाओगे तो 2 ये स्क्वायर ही बनेंगे। 5 हो गए ये। अब रेक्टेंगल, एक तो ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, 2 और एक कंप्लीट तीनों से है। 3 रेक्टेंगल है इसमें। 28 5 33 और 3 36 आंसर है। अब आप देख लो कहां पर कंफ्यूजन है, बता देना। क्या ट्रिक की जरूरत कब पड़ती है? अब ज्यादा तो है ही नहीं तो कैसे लगाएंगे? 3 तो रेक्टेंगल है ना। जितनी देर में ट्रिक सोचोगे उससे पहले तो ये 3 आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। 3 है, 1 2 और एक कंप्लीट 3 है। अब तुम कहो नहीं हमें तो ट्रिक ही लगानी, लगा लो ट्रिक। 1 2 3। अच्छा, ये तो 3 कॉलम तो है, पर रो कितनी है? 1 है ना। रो कितनी है? 1। अब इसमें जैसे हाँ हम स्क्वायर तो निकाल सकते हैं ना, 1 इंटू स्क्वायर के लिए भी नहीं। इसमें ये वाली लाइन है ना भाई, बीच में भी एडवांस भी बन रहे हैं इसलिए टोटल नहीं आ सकता। मतलब सेम क्वेश्चन होता ना कौन सा पिछले वालों को, तो उसमें कर सकते थे। इसमें क्रॉस भी बने हुए हैं तो टोटल नहीं आ सकता, गिनना ही पड़ेगा इनमें तो। और मैंने कल भी बोला था ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें कोई ट्रिक नहीं लगती है। ट्रायंगल में बताए थे, पहले ट्रिक वाले बताए थे, फिर बिना ट्रिक वाले बताए थे, और फिर ट्रिक प्लस एडवांस भी बताए थे। पर इनमें ज़्यादा से ज़्यादा है, ये तीनों मिक्स करके मैंने बताया इसमें। तो 5 स्क्वायर तो कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 और 2 बीच में, 5 हो गए स्क्वायर। और रेक्टेंगल 3 है, 1 2 और एक कंप्लीट 3। चलिए अब इसके बाद में लिखिए टाइप 4, है ना। ये टॉपिक भी अपन को कंप्लीट करना है आज। टाइप 4, टाइप 4 है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन।
पहले इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आते थे एग्जाम में। अभी मार्च के बाद में कोई एग्जाम जो भी हो रही है उनमें ये पूछा जा रहा है ना। कोई ट्रिक नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन का मतलब ही समझ में आ गया ना तो आंसर निकाल लेंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। अब मैं एक क्वेश्चन पहले आपको दे रहा हूँ, उसमें आप बताना कितनी स्ट्रेट लाइन है। कितना? 18। 12 भी आ रहा होगा किसी का, 6 भी आ रहा होगा, हो सकता है 1 भी आ रहा हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 तो नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं। देखो कितने सारे ऑप्शन हो गए, जितने ऑप्शन आते नहीं हो उतने तो आंसर आ गए। इसका मतलब यहाँ बस इतना नहीं पता हमें कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। भाई 4 ऑप्शन से ज़्यादा आंसर आ रहे, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 18 भी दिया है, तो 5-6 ऑप्शन तो होते ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ लो बस। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन 3 टाइप की होती है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजेंटल मतलब इस तरह की आड़ी लाइन है ना, और वर्टिकल का मतलब कॉलम वाली लाइन, खड़ी लाइन, और डायगोनल मतलब होता है तिरछी लाइन। ठीक है, जब आप क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन काउंट कर रहे हो तो किसी भी आकृति में ऐसे मत गिनना 1 2 3 4 5, ऐसे मत गिनना, इसी में गलती होती है बस। आप पहले मुझे बताओ इसमें कितनी हॉरिजेंटल लाइन है, आड़ी लाइन कितनी है। अब आप बोल सकते 1 और ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते 2, है ना। तो सुनना, आड़ी लाइन इसमें 1 ही है, पर हम कई बार क्या करते हैं 2 गिन लेते हैं इसको, ऐसे 1 और 1 2। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन के टुकड़े नहीं करने, टुकड़े नहीं करने। जो लाइन जहाँ तक स्ट्रेट है उसको 1 ही गिना जाए। स्ट्रेट लाइन में हॉरिजेंटल लाइन है 1 और वर्टिकल लाइन है 1 और डायगोनल लाइन है 1 2 3 4। आंसर हो गया। इस तरीके से गिनेंगे। अभी तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और मैं आपके ही नहीं, एसएससी वाले स्टूडेंट्स भी गलत कर रहे हैं इसमें, रेलवे वाले स्टूडेंट्स भी इसमें गलत करके आए हैं। अभी एक एग्ज़ाम हुई है अभी, उसमें भी वो गलत ही करके आए हैं। ग्रुप डी या रेलवे की कोई एग्ज़ाम हुई तो एनटीपीसी वाली सही, उसमें भी गलत करके आए हैं। तो गलत क्यों हो रहा है? ऐसे गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं गिनना है। कैसे गिनना है? अलग अलग। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आप में से कोई भी स्ट्रेट लाइन टोटल नहीं बताएगा, तीनों टाइप की लाइन अलग अलग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ लिख लेना। इसमें अलग अलग पूछूंगा मैं, है ना, तो टोटल बताओ मत आप, अलग अलग पूछूंगा मैं। पहले कर लो और डिवाइडेशन से काउंट करो, मतलब पहले आपको हॉरिजेंटल गिननी है, फिर वर्टिकल गिननी है और फिर डायगोनल गिननी है। तीनों टाइप की लाइन गिननी है आपको, अलग अलग गिननी है। कितने हो गए? 8 आंसर। अगर अलग अलग गिना है तो 8 एक बार में आंसर आ जाएगा आपका, है ना, बिल्कुल सही है। पर आप हॉरिजेंटल बताइए केवल, आड़ी लाइन कितनी है? 3। और ये काउंट करने में कितनी भी डीप इमेज हो, कितनी भी बड़ी आकृति हो, गिनने में केवल आपका ध्यान जब हॉरिजेंटल पे रहेगा ना तो आप आसानी से 1 2 3 इस तरह से गिन लेंगे। ठीक है, अभी हम इस 3 कह रहे हैं हॉरिजेंटल, और वर्टिकल कितनी है? 1 2 3। और डायगोनल कितनी है? अब डायगोनल 2 तरह से होती है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। जब बड़ा क्वेश्चन है तो
तो आप ऐसी सभी लाइन गिन लो, पहले सारी ऐसी वाली लाइन गिनो, उसके बाद ऐसी वाली लाइन गिनो, है ना, मिक्स नहीं करनी है ये भी, ठीक है। 2 ये हो गई और यहाँ पे आंसर हो गया 8। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों तरह की आकृति देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में जो अभी बताए हैं इनमें कोई कंफ्यूजन है किसी के? चलिए तो फिर देखना, ये इजी टाइप है, इसलिए आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ऐसा अभी रिसेंटली कोई आ जाए, तो ध्यान रखना है बस। कितना आ रहा है? 13। अब अगर आप अलग अलग गिन रहे हैं ना, अलग अलग, हॉरिजेंटल अलग, वर्टिकल अलग, डायगोनल अलग, तो फिर आपको अपने आप पे कोई शक नहीं होना चाहिए, आंसर हमेशा ही सही आएगा। और लाइन को पूरी गिनना है बस, ऐसा नहीं कि आधा आधा करके गिन लो। तो हॉरिजेंटल लाइन कितनी है बोलो? 3, 1 2 3। और वर्टिकल लाइन कितनी है? 4, 1 2 3 4। और डायगोनल लाइन कितनी है? 1, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। आंसर ठीक है, क्लियर है सबका? अच्छा देखो इधर, 13 हो गया ना सबका आंसर। एक और खींच रहा हूं इसमें लाइन, बताओ कितने हो गए? 13 थी अभी तक, एक लाइन और खींच दी तो 13 से 14 ना होकर के 12 ही रह गई, क्योंकि अब ये एक ही काउंट होगी और पहले ये कितनी काउंट हो रही थी? 2। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जहां तक सीधी लाइन है उसको एक ही गिने। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लो लास्ट बस। अब साथ के साथ नहीं गिनना है ना, मैं इसमें अलग अलग ही लाइन पूछूंगा सारी। अब ऐसा थोड़ी है कि ये इजी क्वेश्चन हमने कर लिए बस हो गया टाइप, थोड़ा और डीप आकृति भी तो देखें। बता वर्टिकल कितनी है, हॉरिजेंटल कितनी है? मतलब आपको है ना कोई आकृति देखने में बहुत डीप लग सकती है, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा आंसर है या गिनने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी स्ट्रेट लाइन में। सबका आंसर है 20 या अभी कर रहे हैं आप इसमें? अब देखो, जैसे मैं अभी सारे क्वेश्चन कैसे बता रहा था, गिन करके और गिन करके कैसे उस पर मार्कर ड्रॉ भी कर रहा था। अब आपको कुछ नहीं लिखना और ना पेन चलाना है, बस गिन रहे हैं हॉरिजेंटल 1 2 3 4 5, वर्टिकल 1 2 3 4 5, कितनी हो गई? 10।
10 के बाद में डायगोनल गिनना है। 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये 20 आंसर आ गया। अब आप मिक्स करके गिन के देखना, कहीं से भी कोई सी भी लाइन गिन के देखना है, नहीं हो पाएगा, उसमें गड़बड़ होगी। या तो उसमें कोई लाइन डबल काउंट हो जाएगी या कोई छूट जाएगी। इसीलिए एग्जामिनर जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन दे रहा है तो इसमें क्या कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, सीधा मतलब कंप्लीट तरीके से एक ही बार में गिनना चाह रहे हैं। गलती वही हो रही है। इसकी ट्रिक भी मतलब इसकी ट्रिक यही है कि पहले हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल फिर डायगोनल अलग अलग गिन लो, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा इसमें। ठीक है, कंप्लीट है टाइप। अब एक लास्ट टाइप और बच रहा है, छोटा सा ही टाइप है, 10-12 मिनट में हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट है डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण है ना, तिरछी लाइन तो होता है लेकिन विकर्ण बोलते हैं इसको हम। टाइप नंबर 5 बस, विकर्ण। हो गया क्या? अब देखो, विकर्ण या डायगोनल का मतलब होता है किसी भी आकृति में कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रॉ की गई लाइन, एक कोने से दूसरे कोने तक खींची गई लाइन। तो आपको बताना है कि इस ट्रायंगल में कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। मतलब वैसे ज़्यादातर डायगोनल काउंट नहीं करना होता, डायगोनल हमें ड्रॉ करने होते हैं। तो अब इस त्रिभुज में कितने विकर्ण खींच सकते हो आप? 0 या 3? देखो कभी कभी हम समझते हैं कि शायद ये डायगोनल होगा, लेकिन ये एक कॉर्नर से तो है पर दूसरे कॉर्नर पे है क्या? दूसरा तो भुजा के मध्य है। देखो जैसे कई बार हम इस कॉर्नर से देख रहे हैं तो ये अगला कॉर्नर नहीं है, अगली साइड है। साइड पे हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, कॉर्नर टू कॉर्नर होना चाहिए। इसलिए हमेशा आंसर ट्रायंगल का होता है, यानी त्रिभुज में 0 आंसर होता है। डायगोनल के रूप में आंसर क्या होता है? 0। मतलब त्रिभुज में हम डायगोनल ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोने कितने हैं इसमें? 3। अब मैं किसी भी कोने से लाइन खींचूं तो चौथा कोना तो चाहिए ना ड्रॉ करने के लिए, इसलिए 0 होता है। अब आप इस डायगोनल का मतलब अगर समझ गए हैं तो इस रेक्टेंगल में या हो सकता है स्क्वायर में 4 भुजा वाली आकृति में कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? 2। सबका आंसर आ रहा है 2, 1 और 1 2। तो देखिए यहाँ कोई एक आकृति बता देगा 4 भुजा वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, और वहाँ कहेगा कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो वहाँ आप डायगोनल ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि अभी आपने ये क्वेश्चन देखा हो गया। तो नेक्स्ट पेंटागन 5 भुजा वाली आकृति में अगर आप डायगोनल ड्रॉ करें तो क्या आंसर आएगा? 3 सबका, 4 सबका। अब इधर देख लो एक बार, 1 2 3 4 5। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन बोलता है कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, हम डायगोनल ड्रॉ करके देखते हैं। और अगर आप विकर्ण खींचकर डायगोनल ड्रॉ करके देख रहे हैं तो पहली गलती तो यही है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये गलती हुई है, यहाँ तो नहीं हुई थी, यहाँ गलती हो गई थी, लेकिन इसमें समझ चुके हैं कि डायगोनल का मतलब क्या है और डायगोनल ड्रॉ कैसे करना है। फिर से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 है ना, 5 आंसर हैं। अच्छा अब मुझे नेक्स्ट अगली आकृति में बताना, ऐसे ही चलूँ अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो इसमें कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? 5। इधर देखो, देखो इधर 9 कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
क्या कह रहे हो? नहीं हो रहा? ये बात ही मनवाना चाह रहा हूं मैं आपसे। आप एग्जाम में नहीं मानते हैं कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, आप डायगोनल ड्रॉ करके आंसर निकालते हो, और मैं कह रहा हूं कि ऐसे आंसर निकाल नहीं पाएंगे, है ना। अब यहाँ तो आपने एक दो क्वेश्चन में नहीं मानते कि डायगोनल ड्रॉ करके निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आपको मैं दो तीन क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में ट्रिक नहीं आए तो मत करना, ट्रिक नहीं आए तो मत करना। डायगोनल ड्रॉ करके टाइम भी लगता है और गलती भी हो जाती है। आप इसमें आंसर अगर निकालो तो आपको ट्रिक है n इंटू एन माइनस 3/2। ये एक बार में याद हो जाएगी, एक दो क्वेश्चन में याद हो जाएगी। और अगर ये याद हो गई और आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए तो फिर इस ट्रिक को भी भूल जाना भले। फिर एक और तरीका मैं बता दूंगा सीरीज वाला, इसमें पहले लिख लो, ट्रिक लिख लो। डायगोनल के लिए d इक्वल टू यानी विकर्ण बराबर n इंटू एन माइनस 3/2। n मीन्स क्या है? n का मतलब है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, कॉर्नर भी बोल सकते हैं ना, कॉर्नर भी बोल सकते हैं, पर नंबर ऑफ साइड ज़्यादा ठीक है। नंबर ऑफ साइड मतलब, नंबर ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं की संख्या। ठीक है। कोने में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अगर कोई 3D फिगर हो गई ना तो कोने और साइड अलग अलग हो जाते हैं, बात समझना। अभी ट्रायंगल में कोने कितने हैं और साइड भी कितनी है? 3। अगर मैं स्क्वायर में कहूँ कोने कितने हैं और साइड भी कितनी है? अगर मैं कहूँ पेंटागन में कॉर्नर कितने हैं और साइड भी कितनी है? पर इस रूम में साइड अलग है, कॉर्नर अलग है। रूम में साइड अलग है, कॉर्नर अलग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉर्नर और साइड दोनों एक जैसे हो जाएं। देखो कॉर्नर अगर गिने, कॉर्नर तो देखो ये कॉर्नर है ना, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और ऐसे ही अपोजिट 5 6 7 8। यही समझ में? इस रूम में देख लो भले 1 2 3 4, वैसे ही 4 पीछे। कोने कितने हैं रूम में? 8। और अगर साइड गिने तो साइड गिन रहे, देखो पहली साइड ऊपर, दूसरी, तीसरी साइड और चौथी साइड। कितनी साइड है सामने? 4, और 4 ही इसके कितनी हुई? 8। उसके अलावा 9 9 इस तरह से 9 10 11 और 12। शायद इसमें नहीं समझ में आई हो, इधर देख लो, मुझे पता है आप में से किसके समझ में नहीं आई, किसके समझ में आई है। आप तो बस सामने ध्यान दो, मैं इसीलिए इस रूम में भी काउंट करवा रहा हूँ। साइड गिन रहे हैं 1 2 3 और 4। 4 के बाद 4 अपोजिट कितने हुए? 8। 8 के बाद 9 10 11 और 12। अब यहाँ पर कॉर्नर 8 है और साइड कितनी है? 12। अगर आप अब कॉर्नर से करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर से करोगे क्वेश्चन सही रहेगा। अगर आप इसमें साइड के हिसाब से करोगे क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, और इसमें भी अगर आप साइड के हिसाब से करोगे तो आंसर आपका एकदम सही आएगा। इसलिए मैंने बोला नंबर ऑफ साइड। ठीक है। अब ट्राइंगल में सुनिए, ट्राइंगल में बताओ कितनी साइड है? 3। तो n कितना हो गया? 3। तो ट्रिक लगाओ, n इंटू n माइनस 3 यानी 3 इंटू 3 माइनस 3/2। 3 इंटू बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 3 0। 3 इंटू 0 बोलो 0। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। चलो ट्राइंगल तो हमें वैसे याद है, ट्राइंगल में 0 आंसर है, सबसे पहले बताया ही था 0 होता है, लेकिन ट्रिक से भी अपना 0 आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, एक साथ ही लिख रहा हूँ और आंसर निकालो। पहले इसको लिख लेना।
फटाफट से लिख लो, सोच सोच के मत लिखो तुरंत से, फिर जिससे मैं अगला क्वेश्चन बता सकूं। इसमें आंसर क्या आ रहा था? रेक्टेंगल में कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं? कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते? दो ही तो बताया था आपने आंसर, देखो एक और दो, और अगर ट्रिक से करें तो हमें n पता होना चाहिए, तो n 4 है। अब ट्रिक लगाना है इसमें, 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे 2। अगर n 5 है तो 5 इंटू 5 माइनस 3 बटे 2। अगर n 6 है तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बटे 2। अगर n 7 है तो 7 इंटू 7 माइनस 3 बटे 2। 8 तक आता है ज़्यादा से ज़्यादा, n 8 है तो 8 इंटू 8 माइनस 3 बटे 2। सेम ट्रिक है सभी क्वेश्चन के लिए, इसमें कोई कंडीशनल क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ट्रिक याद हो। हो गया क्या? 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे 2। 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे 2। 4 माइनस 3 कितना? 1। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना बस, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। आंसर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलो। अभी मैं 2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। एक तो ये है और एक ये है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपन ने अभी आंसर जब निकाला था ना इनका ड्रॉ करके, तो आंसर सही तरीके से नहीं आ रहा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ट्रिक है n इंटू एन माइनस 3/2। तो यहाँ n 5 साइड है और यहाँ n है 6। दोनों का आंसर आप निकालो पहले तुम। पाँच और 9। क्या इसमें तो देखो 5 इंटू 2 तो इसका आंसर है, यहाँ पे n 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 बटे 2। सब में जितना n है उतना n में से 3 घटा दो, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना? 2 बटे 2। 2 से 2 कट गया आंसर। और अपन ने 5 इसमें डायगोनल ड्रॉ भी किए थे, मैंने बताया था। यहाँ पे आंसर 6 इंटू 6 माइनस 3 बटे 2। 6 माइनस 3 कितना? 3 बटे 2। 6 3 18 बटे 2, आंसर 9। यहाँ तक हमने कर लिए थे। अब 7 भुजा वाला क्वेश्चन का आंसर देखो। n बराबर 7, n जहाँ 7 है, आंसर निकालो एक बार। हो गया सबका? 7 इंटू 7 माइनस 3 बटे 2। 7 माइनस 3 का मतलब 4। 4 गुणा 7 28। 28 में 2 का भाग देंगे, आंसर 14। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जहां n 8 है, आंसर निकाल लो एक बार। जहां n 8 है, ट्वेंटी सबका आ गया क्या? तो इधर देख लो एक बार। देखो मुझे आंसर बता दो वापस से जो आपने निकाले। n जहां 3 था वहां आंसर क्या था? और जहां n 4 था 2, और जहां n 5 था, बोलो आंसर। 6 जहां n था, जहाँ n 7 था, जहाँ n 8 था, और जहाँ n 9 हो, जहाँ n 10 हो, वहाँ के लिए ट्रिक मत लगाओ। अब बिना ट्रिक से आंसर निकालो। देखो
सीरीज बन रही है एक, ध्यान से समझ लो, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। n जहाँ 0 था, n जहाँ 3 था वहाँ आंसर 0, और जैसे ही एक n बढ़ गया तो आंसर भी 0 से हो गया कितना, 2। कितना बढ़ गया आंसर, 2। और 2 से जब n 5 हुआ तो आंसर कितना बढ़ गया, 2 और 3 5, बोलो। 5 के बाद 9 हुआ, कितना बढ़ गया, और 9 के बाद 14 हुआ तो 14 और 6 20 और कितना, और फिर 27 से कितना। अब एक बार चेक कर लेते, n जब 10 है तो आंसर क्या आ रहा है अभी, 35। और ट्रिक लगाएं तो n इंटू n माइनस 3 यानी 10 इंटू 10 माइनस 3/2, तो 10 इंटू 10 माइनस 3 का मतलब क्या है, और 10 को 7 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, एक तो ट्रिक से 35 और एक सीरीज से भी 35 है। क्लियर है, बाकी फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।